नमस्कार। मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बता दें कि ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है NH2 पर, और इस इलाके में बसपा भी एक कोड खड़ा करती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी सिटिंग MLA अशोक कुमार सिंह। क्या एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ नहीं जाएगी इस बार? दूर दूर तक नहीं, इसलिए कि मैंने जो जनता से वादा किया था कि MLA बनने के बाद जो जो काम करने के लिए सारे कामों को मैंने पूरा कर दिया है। और उन कार्यों के अलावा जिनकी मैंने घोषणा किया था, अलग से अपने विधानसभा में लगभग 350 करोड़ का बोनस दिया हूँ। देखिए, आपको बता रहे हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे लगातार 15 साल जल संसाधन के मंत्री थे, और एक 10 क्यूसेक का पंप था RLI का, जिसे 10 गांवों के किसान उस पर निर्भर थे। इनके कार्यकाल में वह बंद हो गया जैतपुरा में। और मैं लगातार MLA बनने से पहले लड़ाई लड़ रहा था कि तियरा और जैतपुरा पंप कैनाल को चालू होना चाहिए और सरकार चालू कराए, लेकिन नहीं करा सके। करीब 25 गांवों के किसानों की भूमि बंजर हो गई थी, और MLA बनते हमने उस 10 क्यूसेक के पंप को, एक को 80 क्यूसेक का और एक को 100 क्यूसेक का पंप बनवाया। अभी बना नहीं है, उसका स्वीकृति कैबिनेट से दिलाया। जैतपुरा पंप कैनाल 39 करोड़ की लागत से और तियरा पंप कैनाल 56 करोड़ की लागत से कार्य प्रारंभ है, तेजी से हो रहा है। 50 साल से दुर्गावती के इलाके में ढणहर पंप कैनाल की मांग हो रही थी। जब बद्री बाबू, स्वर्गीय बद्री बाबू MLA थे, तब से आगे किसान मांग कर रहे। मैंने उसका भी स्वीकृति कैबिनेट से करा दिया, काम प्रारंभ है। करमनासा नहर दुर्गावती प्रखंड के लिए, किसानों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। 15 साल में 15 लाख का भी उसमें काम नहीं हुआ। उसमें 110 करोड़ रुपया ला के उसका पक्कीकरण करा रहा हूँ। लगभग 100 गांवों को सड़क से जोड़ रहा हूँ, काम प्रारंभ है। और लगभग 100 करोड़ की लागत से यहाँ की जनता के बिन मांगे ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को पथ निर्माण में परिवर्तित करा के और तुरंत प्रशासनिक स्वीकृति लेकर उसका काम शुरू है। कुछ का काम पूरा हो गया है। अभी आप जो दुर्गावती के इलाके में बैठे हैं, यहाँ 225 करोड़ की लागत से सुपर ग्रिड में काम लगा हुआ 220 का ग्रिड बन रहा है। इस 220 के ग्रिड के बन जाने से हम कैमूर को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को, चंदौली को, उत्तर प्रदेश के चंदौली को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बिजली दे सकते हैं और ले सकते हैं। सीधे जो हमारे माननीय सांसद अश्विनी चौबे जी के प्रयास से और RK सिंह के प्रयास से बक्सर में जो बिजली घर बन रहा है, उससे हम सीधे बिजली लेके और अपने सभी पावर सब स्टेशन को दे सकते हैं, अपने सभी ग्रिड को दे सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि हम ग्रिड को भी देंगे और पावर सब स्टेशन को भी दे सकते हैं। तो रिकॉर्ड काम हुआ है हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, सिंचाई के क्षेत्र में जाइए, सड़क के क्षेत्र में जाइए। मैं तो कह रहा हूँ। रोजगार के सवाल पर आते हैं। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस दिन जन्मदिन था, नौजवानों ने उससे बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया। उनके जो भाषण हैं उन पर डिसलाइक्स मिल रहे हैं। रोजगार का मसला आपको नहीं दिखाई पड़ता कि आप लोगों के लिए कोई मसला है? वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बेरोजगार का जो मसला है वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से है, बहुत पहले से है, हमारे कहने का मतलब। और उस पर सरकार हमारी काम कर रही है, भारत की सरकार और बिहार की सरकार। और उसके लिए तमाम हमारी सरकारें इंतजाम कर रही हैं। मनरेगा का बजट बढ़ा के, लोगों को ऋण दे के, और बहुत सारे अवसरों का इंतजाम हो रहा है। और मुझे विश्वास है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेरोजगारी भी यहाँ की दूर होगी। हम जहां आपसे बात कर रहे हैं श्रीड़ी गांव में, वहां से नजदीक में ही NH2 है। आप बराबर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसमें आती है। NH2 पर जो एक बालू ढुलाई का मसला है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीती पिछली बार भी, और खान भूतत्व मंत्री भी हैं आप ही के पार्टी से, मगर बालू ढुलाई की वजह से इस पूरे NH2 पर जो अव्यवस्था है, चाहे वो पुल का टूटना हो, कर्नासा नदी का, इस मसले पर भी आपकी कोई समझ है और इस पर क्या करने की योजना है? बिल्कुल, हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि अपना जो बिहार का बालू है हम बाहर जाने ही नहीं देंगे। मगर जा तो रहा है। बता तो रहे हैं, सुनिएगा ना, पहले समझिएगा बात को। कानून को फिर हमको सरकार को समाप्त करना पड़ा, तब जा रहा है जी। तो वो कानून सक्सेस नहीं हो सका। लोगों की उस कानून, जो कानून बना था, अगर उस कानून पर सरकार काम करती तो लोगों को आवश्यकता की बालू नहीं मिल पाती, इसलिए उसे शिथिल किया गया। और मैं पहला MLA हूँ कि अपनी ही सरकार पर प्रश्न उठाया हूँ और माननीय मंत्री ने जवाब भी दिया है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि पदाधिकारियों की लापरवाही का लाभ उठा के जो बालू माफिया हैं कुछ दिन अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों को भनक मिलती है नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग बात करते हैं, बात करके उस पर नियंत्रण किया जाता है। आपने सवाल किया था बेरोजगारी का, सही सवाल था आपका। तो जो बेरोजगार लड़के हैं, इतना काफ़ी मात्रा में ट्रक ले लिए हैं जो किसी न किसी तरह से अपनी जीविका को चलाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, लेकिन बराबर हम लोग सलाह देते हैं अंडरलोड चलाइए, उसमें आपको सहयोग मिलेगा। तो उस पर हम लोगों की बराबर नज़र रहती है। रामगढ़ के लिहाज से अब तो 5 साल हो भी गए, आपको फिर से चुनाव लड़ भी रहे हैं आप, रामगढ़ के लिहाज से क्या है? नहीं, आपको हमने बताया कि हमने जो घोषणा किया था पूरा किया है, और हम तो चुनौती दे रहे हैं उन लोगों को कि आप लोग 15 साल सरकार चलाए और 15 साल में कितना पैसा रामगढ़ विधानसभा में लाए हैं और मैं 5 साल में कितना लाया हूं, सामने मंच लगा के हिसाब कर लीजिए। अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर यहाँ किस पार्टी को मैं देखते हैं? मानता है बसपा को? दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं दिखती है। अब वो लोगों को तय करना है कि किससे किसको लड़ना है, दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं। रेफरल अस्पताल का, जो रामगढ़ के रेफरल अस्पताल का मसला है, और साथ ही साथ एक जो गर्ल्स कॉलेज का मसला है, आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेफरल अस्पताल को लेकर के भी बार बार। रेफरल अस्पताल में तो मेरे समझ से क्या क्या प्रश्न है, बताइए। रेफरल अस्पताल आपके जिले में अलग अलग जगहों पे, रेफरल अस्पताल में जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, जिस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए थी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर, वो तो नहीं है। नहीं, देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए 2005 से पहले रेफरल अस्पताल में लोग जाते थे इंजरी बनाने के लिए, नहीं तो पोस्टमार्टम कराने के लिए। वहाँ न रुई था न बंडल था, न कोई स्टाफ रहता था वहाँ, बस 2 काम के लिए लोग जाते थे, न दवा थी। आज 126 दवा उपलब्ध है, और हमारा आउटडोर और इंडोर आप देख लीजिए, जितना 2005 से पहले उनका आउटडोर और इंडोर था साल में, उतना हमारा सप्ताह में होता है। और हमारा रेफरल अस्पताल रामगढ़ शाहाबाद में टॉप कर रहा है हर मामले में। तो अस्पताल की हमारी स्थिति ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और लोग इलाज कराते हैं। और जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है उनको एम्बुलेंस से बनारस भेजा जाता है, पटना भेजा जाता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है रेफरल अस्पताल में। बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। पिछली बार जब नीतीश कुमार आए थे, हालांकि अब तब तो आप साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक शराबबंदी का मसला है। ये पूरा इलाका शराबबंदी के बावजूद भी शराब कहीं ना कहीं तो चल ही रही है, आप लोग उसकी रोकथाम के लिए। देखिए, कानून बना है कि आप अगर किसी की हत्या करिएगा तो 302 में आपको फांसी की सजा हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी ने और हमारी सरकार ने जो शराबबंदी लाया, तो वह राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए लाया। आप कल्पना करिए
जब शराब मार्केट में उपलब्ध थी तो हमारे यहाँ कितना कलह होता था, कितने छोटे छोटे झगड़े होते थे, कितने घरेलू हिंसा होती, शादियाँ टूट जाती थी, जमीन बिक जाती थी, लोगों का आकस्मिक मृत्यु हो जाता था। तो यह जो निर्णय लिया गया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया, जनता के हित में लिया। 6,000 करोड़ रुपया शराब से बजट आता था, उसकी बगैर चिंता किए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। तो उसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। अब डॉक्टर आपको कहता है कि आपको तेल मसाला नहीं खाना है, आपके लीवर में सूजन है और आप तेल मसाला खा के मरना ही चाहते हैं, तो डॉक्टर क्या कर सकता है? लेकिन समाज में जागरूकता लाना है, इसे बंद करना है और हम लोग इसके पक्ष में हैं, शराबबंदी के समर्थन में हैं। और मैं ही नहीं, पूरा विपक्ष सबने समर्थन किया है। और जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए, सबका होना चाहिए, सब जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं पहला एमएलए हूं कि अगर मेरा अति करीबी आदमी भी शराब पीते हुए या शराब बेचते हुए और या शराब ले जाते हुए कहीं पकड़ा जाता है, आज तक मैंने किसी थाने पर और कहीं पुलिस में हमने फ़ोन नहीं किया। हम लोगों ने संकल्प लिया है, इसे बंद करना है, बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। अब लोगों में जागरूकता आ रही है, जो हमारा नया जनरेशन है अब शराब का शिकार नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, जो पुराने लोग हैं उनकी आदत बनी हुई है, धीरे 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 समाप्त होगा, इसे समाप्त होना है। 7 निश्चय योजना जिसको लेकर के 7 निश्चय 2 एक तरीके से लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो जल नल हो, गली नली हो, बहुत सारी जगहों पर हम पा रहे हैं कि वो अपेक्षाकृत जहां तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। इस पर हमने सवाल उठाया था विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि जैसे विद्यालयों का निर्माण हुआ एकाएक पूरे बिहार में, कि जो विद्यालय शिक्षा समिति थी और प्रधानाध्यापक दोनों से मिल के करा लिया गया, वैसे नल जल की योजना को हर हाल में हम लोग हर घर तक पहुंचा देंगे। बहुत बड़ा बिहार है और वार्डों की संख्या आप समझ सकते हैं, घरों की संख्या समझ सकते हैं, कितने घरों की संख्या घर में जाना था। तो यह जल निर्णय सरकार ने लिया कि हम वार्ड के माध्यम से करा पाएंगे, लेकिन हमारे जो वार्ड के सदस्य थे वो समझ नहीं सके ठीक से, अपने अधिकार को थोड़ा कराने में समर्थ नहीं हो सके। फिर सरकार ने निर्णय अपना बदला, विभाग से हो रहा है और हर घर नल का जल पहुंचाया जाएगा, हर हाल में पहुंचाया जाएगा। तो ये हम रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से अशोक सिंह से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। फिर से द बिहार मेल के लिए रोहित के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।